अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी लंबी देहार माइंस के बारे में है और ये स्टोरी हमें मसूरी से विक्रम नाम के एक लड़के ने भेजी है। विक्रम के मुताबिक ये सब एक नॉर्मल ट्रिप से शुरू हुआ था, जहाँ वो अपने 3 दोस्तों के साथ सिर्फ घूमने गया था। मगर उन्हें नहीं पता था कि लंबी देहार माइंस सिर्फ एक अबैंडन्ड जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां से लौटने वाले लोग कभी वैसे नहीं रहते। कहते हैं कि वहां 1990 के बाद से कोई नहीं रहता, मगर फिर भी लोगों को अंदर से सांस की आवाज़ आती है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले अकेले वापस नहीं आते। सवाल ये है, अगर वो जगह सच में खाली है तो फिर विक्रम और उसके दोस्तों के साथ वो 5वां इंसान कौन था? ये कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे डर नहीं रहा, या शायद मैं खुद को यही यकीन दिलाता हूँ। सच्चाई ये है कि लंबी देहार माइंस का नाम सुन के आज भी मेरे हाथ कांपते हैं और रात को नींद नहीं आती। मगर जो हुआ वो किसी को बताना ज़रूरी है, वरना ये बोझ मेरे सीने में ही दब के रह जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये राज मेरे साथ ज़मीन में चला जाए। तो सुनो, ये बात उस वक्त की है जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ मसूरी गया था। हमारे ग्रुप में मैं था, यानी विक्रम, फिर सौरभ जो हम सब में सबसे ज़्यादा बोल्ड था और हमेशा नए एडवेंचर ढूंढता रहता था। फिर निशा थी जो फोटोग्राफर थी और पुरानी जगहों की तस्वीरें लेती थी। और चौथा दीपक था जो बहुत कम बोलता था, मगर जब बोलता था तो कुछ काम की बात करता था। हम चारों मसूरी एक 3 रात की ट्रिप पर आए थे। पहला दिन नॉर्मल था, मॉल रोड गए, केम्प्टी फॉल्स देखा, खाना खाया, मज़ा आया। मगर दूसरे दिन सौरभ ने अपने फ़ोन पर कुछ पढ़ के कहा कि यार, लंबी देहार माइंस जाना चाहिए। वो माइंस जो मसूरी के बाहर हैं, जो 1990 के बाद बंद हो गई हैं, जहां सैकड़ों मजदूर मरे थे। निशा की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे पुरानी जगहों और उनकी में गहरी दिलचस्पी थी। दीपक ने कुछ नहीं कहा और मैंने पूछा कि क्या ये सेफ है? सौरभ ने कहा, यार सब जाते हैं वहाँ, कुछ नहीं होता, टूरिस्ट स्पॉट बन गई है अब तो। मैंने यकीन नहीं किया था, मगर मेजॉरिटी से हार गया। अगली सुबह हम वहाँ के लिए निकल पड़े। रास्ता थोड़ा पतला था, पहाड़ों के बीच से गुजरता था। एक जगह तो हम पैदल चले काफ़ी देर तक। जब पहली बार माइंस का दरवाज़ा दिखा तो रुक गए। वो जगह अपने आप में कुछ बोलता था। दरवाज़ा नहीं था असल में, सिर्फ एक काला दहान था, एक मुंह जैसा। अंदर गहरी कालक थी, बाहर झाड़ियाँ थीं और कुछ पुरानी टूटी हुई दीवारें थीं जिस पर कोई लिखाई नहीं थी, बस पत्थर थे जो घिस के साफ हो गए थे। निशा ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। सौरभ सीधा अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। दीपक ने एक बार अंदर की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। मैंने एक लम्हा रोका और अंदर से आई हवा महसूस की। वो हवा ठंडी नहीं थी, वो बिल्कुल उल्टी थी। बाहर का मौसम ठंडा था, मगर अंदर से जो हवा आई वो गीली थी, भारी थी और उसमें कुछ थी जो मैं बता नहीं सकता। एक सांस लेने वाली बू, एक ऐसी बू जैसे कई सालों से कोई जगह बंद हो और उसमें कुछ सड़ा हो, मगर कुछ मीठा भी था उसमें जो और ज़्यादा डरने वाला था। सौरभ ने टॉर्च जलाई और अंदर घुस गया। निशा उसके पीछे, दीपक और मैं पीछे रह गए। मैंने दीपक से कहा, यार अंदर जाना चाहिए। दीपक ने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा कि ये जगह सही नहीं लगती। मैंने उसे रोक के रखा कुछ देर और फिर जब सौरभ की आवाज़ आई कि आओ यार बहुत मज़ा आ रहा है, मैंने भी हिम्मत करके अंदर कदम रखा और दीपक ने भी आखिरकार अंदर आया, मगर वो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा रहा। अंदर की दुनिया अलग थी। टॉर्च की रोशनी में दीवारें काली थीं, कोयले की कालक से पूरी। एक जगह रेल की पटरी थी, पुरानी, जूती हुई। उसके ऊपर ज़मीन गीली थी, ऊपर से पानी चू रहा था थोड़ा थोड़ा। आवाज़ें थीं सिर्फ हमारे कदम की और हवा की जो बढ़ती घटती रहती थी अंदर से। निशा तस्वीरें ले रही थी, वो खुश थी।
सौरभ आगे बढ़ता जा रहा था। मैं उस पटरी के साथ साथ चला। काफी अंदर तक चले गए हम। मैं अंदाजा लगाता हूं कोई 200 मीटर अंदर होंगे। जब पहली बार मुझे कुछ सुनाई दिया, पहले मैंने सोचा कि कान का वहम है। एक बार सुना तो इग्नोर किया, मगर दूसरी बार सुना तो रुक गया। वो आवाज एक इंसान की थी, एक आदमी की थी, मगर वो कोई शब्द नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ एक लंबा सा सांस ले रहा था, कुछ ऐसे जैसे कोई थका हुआ आदमी मुशक्कत के बाद सांस ले। मैंने सौरभ को रोक के कहा, यार कोई है अंदर। सौरभ ने टॉर्च घुमा के चारों तरफ देखा और कहा, कोई नहीं है यार। निशा ने कहा, शायद बाहर की हवा है जो अंदर आई। मैंने कहा, नहीं यार, वो हवा नहीं थी, कोई सांस ले रहा था। दीपक ने, जो बिल्कुल पीछे था, कुछ नहीं कहा, मगर मैंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। हम आगे बढ़ते रहे, मगर मैं अंदर से बेचैन था। कुछ देर बाद निशा ने टॉर्च अपने कैमरा पर लगाई और एक छोट के पीछे की तरफ फोटो लेनी चाहिए। जब कैमरा की फ्लैश चली तो एक पल के लिए पूरी जगह रोशनी में नहाई गई, और उस एक पल में मैंने देखा, या मैंने सोचा मैंने देखा, कुछ था। आगे पटरी के मोड़ के पास एक खाली चीज थी, एक काली सी चीज थी, मगर जब फ्लैश बुझी तो वो गई। निशा ने फोटो देखा और मैंने उसके कान में पूछा, क्या था वहां? उसने फोटो बड़ी करके देखा और कहा, यार कुछ नहीं है। मैंने खुद देखा फोटो में, और सच में कुछ नहीं था, सिर्फ काली दीवारें और गीची जमीन। मैंने अपने आप को समझाया कि अंधेरों में वहम होता है, और चलता रहा, मगर मेरे कदम धीमे हो गए थे। थोड़ी देर बाद सौरभ एक जगह रुक गया जहां पटरी खत्म होती थी और एक बड़ी सी टूटी दीवार थी। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ उठाई और कहा, यार देखो, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है। हम सब ने देखा, दीवार पर कुछ लिखा था, मगर वो हिंदी या अंग्रेजी नहीं थी, वो कुछ और था। मैं बोल नहीं सकता वो क्या लिखा था, क्योंकि लिपि अजीब थी। निशा ने फोटो ली, दीपक ने आके देखा और धीरे से कहा, यार वापस चलते हैं। मैंने कहा, हाँ चलो, मगर सौरभ ने कहा, अबे एक और थोड़ा अंदर। मैंने कहा, नहीं यार, वो पतरी खत्म हो गई है, आगे कुछ नहीं होगा। सौरभ ने टॉर्च घुमाई अंदर की तरफ, और वहां एक और दरवाज़ा था, एक छोटा सा खाली दरवाज़ा। अंदर घुप अंधेरा था। सौरभ ने कहा, यार यहाँ और जगह है। मैंने उसे रोका, मगर वो अंदर घुस गया, निशा भी उसके पीछे। मैंने दीपक की तरफ देखा और वो वहां खड़ा था और उसके माथे पर पसीना था। बाहर ठंडा था और अंदर भी ठंडा था, मगर दीपक के माथे पर पसीना था। मैंने कहा, यार ठीक हो? उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। मैं अंदर गया सौरभ के पीछे, और दीपक भी आया, मगर वो बिल्कुल मेरे साथ चिपका था। वो छोटा कमरा था, शायद किसी काम की जगह था। एक पुराना लोहा पड़ी थी एक तरफ, कुछ टूटे हुए बर्तन जैसी चीजें। एक कोना था जहां रखी हड्डी थी, एक पुरानी टिन की। निशा ने टिन की फोटो ली, सौरभ ने टिन को हाथ लगाया। मैंने कहा, मत छू यार। उसने कहा, अब यार क्या होगा। टिन उठाई और खोली, अंदर कुछ नहीं था, वो खाली थी। सौरभ ने छड़ी, वो गिरी और उसकी आवाज उस छोटे कमरे में गूंजी, एक अजीब सी गूंज, जैसे कमरा खुद बोल उठा। और फिर सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल बंद हो गया। कोई आवाज नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं। और फिर निशा की कैमरा की स्क्रीन पर एक अलर्ट आई कि बैटरी डेड, और कैमरा बंद हो गया। निशा ने कहा, यार ये अभी चार्ज था, काफी चार्ज था। सौरभ ने कहा, शायद ठंडी में बैटरी जल्दी जाती है, मगर निशा का एक्सप्रेशन बता रहा था कि वो नहीं मानती। फिर दीपक ने कुछ किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। वो बोला नहीं, बोलने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज नहीं निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि बाहर जाना चाहिए। मैंने भी इशारा किया, हाँ चलो, मगर जब हम मुड़े तो सौरभ की टॉर्च भी थोड़ी सी पीली हो गई, बैटरी कमजोर होने लगी। सौरभ ने कहा, यार टॉर्च भी? मैंने कहा, चल जल्दी। हम छोटे कमरे से निकले और पटरी वाली जगह पर आए।
टॉर्च थोड़ी और कमज़ोर हुई और फिर मैंने सुना वो आवाज़ फिर आई, वो सांस वाली आवाज़, मगर इस बार ज़्यादा करीब थी। इतनी करीब थी कि मैंने अपनी पीठ पर कुछ लगा महसूस किया, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने पीछे मुड़ा और कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। सौरभ की टॉर्च अब सिर्फ एक धीमी सी रोशनी देता थी और हम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इस बार कोई एक्सप्लोर करने की बात नहीं की, हम सब कुछ ज्यादा तेजी से चल रहे थे। पटरी के साथ साथ ऊपर से पानी टपकता था, दीवारें ज्यादा भारी लगती थीं और मुझे एक बार फिर ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे कोई है। मैंने नहीं देखा, हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, सिर्फ आगे बढ़ता रहा। जब दरवाज़ा यानी वो बाहरी रोशनी दिखी तो सब ने एक लंबी सांस ली और हम बाहर निकल आए। बाहर की हवा लगी तो जैसे कोई बोझ उठा, मगर फिर सौरभ ने कुछ कहा जो मैं भूल नहीं सकता। उसने कहा, यार मैं बाद में अंदर मुड़ा था तो देखा कि हमारे साथ एक और कोई था। हम सब ने उसकी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा कि जब मैंने टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई तो मुझे लगा कोई पांचवा भी था हमारे साथ। मैंने कहा, तेरा वहम है। उसने कहा, नहीं यार, वो अंदर वाली जगह में, टेन वाले कमरे में मुझे क्लियरली लगा कि हमारे अलावा एक और कोई था। निशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, दीपक बिल्कुल चुप था। मैंने कहा, चलते हैं यहाँ से, और हम वहाँ से निकल आए। वापस होटल में आए, खाना खाया, मगर किसी ने ज़्यादा नहीं खाया। रात को सौरभ और मैं एक रूम में थे। वो नींद गया, मैं नींद नहीं पाया, काफ़ी रात तक जागता रहा, और जब नींद आई भी तो एक सपना आया। ऐसा सपना जो सपना कम और कुछ और ज़्यादा लगता था। उस सपने में मैं लंबी दहर माइंस के अंदर था, अकेला, ना टॉर्च ना कोई, सिर्फ अंधेरा था और वो सांस की आवाज़ थी हर तरफ से। और फिर एक चीज़ मेरी तरफ आई। वो चीज़ नहीं था, वो एक चेहरा था, काला चेहरा, कोयले जैसा, मगर उस चेहरे में आंखें थीं, सफ़ेद आंखें, सिर्फ सफ़ेद, कोई प्यूपिल नहीं, कोई रंग नहीं, सिर्फ सफ़ेद। और वो चेहरा मेरे बिल्कुल पास आया और एक आवाज़ आई। वो आवाज़ हिंदी नहीं थी, वो कोई भाषा नहीं थी, वो सिर्फ एक तेज़ आवाज़ थी, जैसे कोई धात घिसते हों। और मैं चीख के उठा। सौरभ ने उठा के कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, सपना था, मगर मेरे कपड़े पसीने से भीग गए थे। सुबह निशा ने अपना कैमरा ऑन किया तो कैमरा ठीक काम कर रहा था। उसने सारी फ़ोटोज़ देखी और जब उस कमरे की फ़ोटोज़ आई तो वो एक पल के लिए रुक गई। उसने हमारे सबको बुलाया और एक फ़ोटो दिखाई। वो फ़ोटो उस छोटे कमरे की थी जहाँ टिन रखी थी, और उस फ़ोटो में एक कोने में एक धुंधली सी चीज़ थी। वो चीज़ क्लियर नहीं थी, मगर वो इंसान की शक्ल की थी, कुछ ऐसे जैसे कोई आदमी एक कोने में खड़ा था, मगर वो आदमी हम में से कोई नहीं था, क्योंकि हम सब फ़ोटो में कहीं और थे। सौरभ ने फ़ोटो जूम इन की और फिर फ़ोन वापस निशा को दे दिया। कुछ नहीं बोला, निशा ने भी कुछ नहीं कहा। दीपक ने, जो सारी रात चुप रहा था, एक बार उस फोटो को देखा और फिर बाहर चला गया। मैंने बाद में दीपक से पूछा कि यार, पहले से ही तुझे कुछ पता था क्या? उसने कहा कि नहीं, मुझे पता नहीं था, मगर जब हम दरवाजे के पास थे तब मुझे अंदर से एक आवाज़ आई थी। मैंने पूछा, कैसी आवाज़? उसने कहा कि किसी ने मेरा नाम लिया था अंदर से, दीपक का नाम। मेरे सिवा कोई नहीं था अंदर और मैंने नहीं लिया, सौरभ ने नहीं लिया, निशा ने नहीं ली, तो कौन था जो दीपक का नाम ले रहा था अंदर से? ये सवाल मेरे जहन में आज भी है। हम उस दिन मसूरी से वापस आ गए, कोई नहीं रुका। सौरभ ने भी नहीं कहा कि एक और दिन रुकें। ट्रिप ख़त्म हो गई, घर वापस आए, जिंदगी नॉर्मल हो गई, मगर कुछ बदला। निशा ने फोटोग्राफी बंद नहीं की, मगर उसने पुरानी अबैंडन्ड जगहों की फोटोग्राफी करना छोड़ दी। सौरभ ने पहले के जैसे एडवेंचर्स की बात करना छोड़ दी। कुछ ज्यादा ही चुप रहने लगा और मैं रात को ठीक से नींद नहीं ले सकता।
कभी कभी आधी रात को आंखें खुलती हैं और एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे की हवा भारी हो गई है और कोई सांस ले रहा है मेरे कमरे में। मैं टॉर्च जलाता हूँ, कुछ नहीं होता, सब ठीक होता है। मगर वो एक लम्हा, वो एक एहसास खत्म नहीं होता। और मैंने लंबी देहर माइंस के बारे में पढ़ना शुरू किया। जो कुछ मुझे पता चला वो डरने वाला था। वहाँ सैकड़ों मजदूर काम करते थे। 1990 के आसपास एक बड़ी तबाही आई। माइंस में गैस भर गई, बहुत से लोग अंदर फंस गए। जो बचर निकले, उनके कहने के मुताबिक जो अंदर फंस गए थे वो निकल नहीं सके। और कुछ कहते हैं कि उनकी आवाज़ें आज भी अंदर से आती हैं। लोकल लोगों का मानना है कि उस जगह की हवा अलग है। वो मजबूर रूहें हैं जो अंदर कैदी हैं, जो कभी बाहर नहीं आईं, जो हवा की शक्ल में वहीं भटकती हैं। और जो कोई अंदर जाता है उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे है, कोई उन्हें देखता है। और कुछ लोग कहते हैं कि माइंस के अंदर जो जाता है वो कुछ ना कुछ लेकर आता है अपने साथ। कोई चीज़, कोई एहसास, कोई आवाज़ जो फिर पीछे नहीं जाती है। मैं नहीं जानता कि वो सच है या नहीं। मैं नहीं जानता कि जो मैंने देखा वो असल था या वहम। मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि दीपक का नाम किसी ने लिया था। वो आवाज़ दीपक ने सुनी थी और वो फोटो में जो चीज़ थी वो हम में से कोई नहीं था। और अगर तुम कभी मसूरी जाओ और कोई तुमसे कहे कि लंबी देहर माइंस चलते हैं तो एक बार सोचना, सिर्फ एक बार, क्योंकि वो जगह तुम्हें वापस आने देती है ये ज़रूर है, मगर वो कुछ तुम्हारे साथ भेज देती है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, कुछ ऐसा जो सिर्फ महसूस होता है। रात के अंधेरों में जब सब सो रहे हों और सिर्फ तुम जाग रहे हो और कमरे की हवा अचानक भारी हो जाए और तुम सोचने लगो कि क्या अकेला हूँ इस कमरे में, और फिर वो सांस की आवाज़ आए, वो पुरानी गीली भारी सांस, और तुम समझो कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी से अकेले नहीं थे लंबी देहर से वापस आने के बाद से। तो दोस्तों, अगर आप कभी मसूरी जाएं और कोई आपको लंबी देहर माइंस का नाम लेकर एडवेंचर के लिए बुलाए तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि ये जगह आपको वापस आने देती है। मगर कभी कभी आप अकेले वापस नहीं आते। अगर आपको ऐसी रियल और खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां से लौटने के बाद भी आपको लगा हो कि कोई चीज़ आज तक आपका पीछा कर रही है।